हाय बच्चों, तो हमारे एग्जामिनेशन में बचते हैं सिर्फ कुछ आवर्स एंड हमारे टॉप 10 PYQ सीरीज में बचते हैं कुछ चैप्टर्स। ठीक है, तो बच्चों अब हम आ गए हैं हमारे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 9 पे, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। एंड इस चैप्टर के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, जिन क्वेश्चंस से ही आपके पेपर में कल आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बेटा PBR 322 प्लाज्मिड के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन हमें ये नजर आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ मुझे लगा शायद थोड़ा ब्लर हो रहा है ये। चलिए तो देखिए, नेम द ऑर्गेनिज्म इन विच द वेक्टर शोन इज इंसर्टेड टू गेट द कॉपीज ऑफ डिजायर्ड जीन। ये वेक्टर कौन से ऑर्गेनिज्म में हम इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि हमें हमारे लिंक्ड जीन की कॉपीज ऑब्टेन हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो बेटा हो जाएगा ई कोलाई, इश्चेरिचिया कोलाई, है ना। इश्चेरिचिया कोलाई विल बी वर्किंग लाइक अ होस्ट फॉर दिस प्लाज्मिड PBR 322। नेक्स्ट है मेंशन द एरिया लेबल्ड इन द वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द इंसर्टेड जीन। क्या नाम बोलेंगे भाई, कॉपी नंबर को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? दैट विल बी नन अदर देन द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ORI आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में है नेम एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर इन द वेक्टर शोन। इस वेक्टर में सिलेक्टेबल मार्कर का नाम क्या है और रोल क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। ठीक है, एंड दे हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। दे हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, होस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट, यानी कि ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से हम कंपेयर कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेंट जो होगा उसके अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया होगा। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहां पर बेटे क्वेश्चन जो है 2011 में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है और एक HOTS है, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग एबिलिटी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं, राइट द नेम ऑफ द एंजाइम्स दैट आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगल सेल्स रिस्पेक्टिवली फॉर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन जो है सेल जिसमें हम बात कर रहे हैं कौन से सेल की और कौन सा एंजाइम लगता है। मैं आपको फटाफट से एक पूरा लिस्ट बना देती हूँ, लिंक बोल रही हूँ। फंगल सेल्स जो है बेटा उसमें हमें जो एंजाइम्स लगता है वो होता है काइटिनेज। ठीक है, बैक्टीरियल सेल जो होते हैं बेटा उसमें जो हमें एंजाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम। और अगर ये क्वेश्चन के अंदर प्लांट सेल भी पूछ लेते गलती से तो मैं आपको वो भी बता दे रही हूँ, हालांकि पूछा हुआ नहीं है। तो बेटा हमारे पास में एंजाइम होता सेल्यूलेज नाम का एंजाइम, जो कि सबसे पहले वॉल को तोड़ने के लिए चाहिए पड़ेगा। तो एंजाइम दैट आर यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ DNA फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल सेल्स रिस्पेक्टिवली फॉर आवर DNA टेक्नोलॉजी। अब देखो, फंगल सेल में काइटिनेज चाहिए होगा, बैक्टीरियल सेल में लाइसोजाइम चाहिए होगा और प्लांट सेल में सेल्युलेज चाहिए होगा। ये एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम टू ब्रेक सेल वॉल, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कॉमन एंजाइम्स भी चाहिए होंगे यहाँ पे, और वो कॉमन एंजाइम्स कौन से हैं? along with this proteases, RNAs will also be needed, ठीक है, एंड लाइपेज भी चाहिए होगा, ठीक है, also needed। तो बेटा मतलब ये सारे एंजाइम्स की हेल्प से हम लोग जो है हमारा DNA को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इन गिवन सेल्स में से। ठीक है, तो याद रखिए कि स्पेसिफिसिटी यहां पर है लेकिन ये एंजाइम्स कॉमन है इन सभी के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिख रहा है, why does insertional inactivation method to detect the DNA is preferred over antibiotic resistant procedure। ठीक है, अभी हमसे पूछ रहे हैं कि क्यों ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग प्रेफरेबल है ओवर दी एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ऐसा क्वेश्चन है ये 2016 में पूछा हुआ है, 17 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर कैसे करेंगे भाई? तो हमें कैसे आंसर करना है इसका? द ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग इज प्रेफरेबल, ठीक है, सिंस द transformant and non-transformant
transformant and non-transformant can be differentiated by कलर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कलर ऑब्जर्वेशन। तो यहां पर एक पॉइंट हमें बताना है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, द ट्रांसफॉर्मेंट शोज वाइट कलर कॉलोनी, ठीक है, वाइल नॉन ट्रांसफॉर्मेंट शोज ब्लू कलर कॉलोनी। ठीक है, सो इजीली हम इसको डिटेक्ट कर पाते हैं कि भाई कलर से आसानी से मालूम पड़ता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जब स्टडी करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में हमें देखना पड़ता है कि पहले एम्पिसिलिन पे ग्रो किया, जिंदा है कि मर गए बैक्टीरिया, फिर टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो किया, जिंदा है कि मर गए बैक्टीरिया, तब हमें जाके मालूम पड़ेगा कि अच्छा इसमें जीन इंसर्ट हुआ है कि नहीं। काफी हेक्टिक प्रोसीजर होता है। कौन सा वाला? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, सिंस द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेक्निक इज वेरी केओटिक, ठीक है, and involves the culture of bacteria on two different antibiotic mediums to select a transformant from non-transformant. However, in the insertional inactivation of the Lacazette gene, blue-white screening gives us idea about the transformant and the non-transformant colonies. अब अपने लैंग्वेज में इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही बातें यहाँ बतानी पड़ेंगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है और कब आया है ये देखते हैं। देखो सैंपल पेपर 15 में, 17 में, 18 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्या पूछ रहा है? इन PBR 322 foreign DNA has to be introduced in the tetracycline region from the restriction enzymes given below. Which one should be used and why? यहाँ पे PVU1 है, EcoR1 है, BAMH1 है। अगर आपको PBR 322 का डायग्राम याद है तो बेटा यहां पर जो एंजाइम हमें यूज करना पड़ेगा वो है BAMH1, क्योंकि इट बिलोंग्स अंडर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, ठीक है, या इसका रिकॉग्निशन साइट जो है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में फॉल करता है। नेक्स्ट है, गिव रीजंस व्हाई द अदर टू एंजाइम्स कैन नॉट बी यूज्ड। इसका रीजन ये है दैट द PVU1 एंड EcoR1 आर नॉट कमिंग अंडर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन आगे मान लो और गलती से ये 3 मार्क्स में बोल दिया ना, तो बेटा फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए प्लाज्मिड का डायग्राम बना दियो PBR 322 का। यहां पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बता देना, यहां पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस बता देना, ठीक है, यहां पर तुम बता देना EcoR1 है ना, CLA1 HIND3, यहां पर बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस बता देना और यहां पर तुम बता देना ROP, ठीक है। तो ये ROP हो गया, ये ORI हो गया है ना, और यहां पर हमारे आ जाएगा PST1, यहां पे हमारे पास आ जाएगा PVU1। अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये सब करना पड़ता है, ठीक है। यहां पे आ जाएगा हमारे पास में EcoR1, देन आ जाएगा CLA1, देन आ जाएगा HIND3, ठीक है। देन यहां पे हमारे पास में आएगा BAMH1 और यहां पे आएगा बेटा हमारे पास में SAL1, और फिर यहां पे एक और एंजाइम बताता है, वो होता है PVU2, ठीक है। तो ये डायग्राम बना देना और बता देना कि सिंस BAMH1 comes in the region of tetracycline resistance, hence this will be used as an enzyme to insert the foreign gene, ठीक है। However, none of the other given enzymes falls under the tetracycline resistance area, therefore they cannot be used. This is so simple, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Name and explain the technique used for separating the DNA fragments and making them available for biotechnology. क्या नाम लिखेंगे इसका? हम लिखेंगे UV gel electrophoresis, ठीक है। आप बोल रहे हैं how are the DNA fragments separated and isolated from the DNA? तो अगर आपसे बेटा क्वेश्चन पूछते हैं सेपरेशन ऑफ डीएनए के बारे में, हमेशा यूवी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को एक्सप्लेन करना है, जिसमें क्या क्या लिखेंगे। इन द यूवी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक agarose gel is used and wells are created. In these wells the DNA sample is run from
the negatively charged cathode to the positively charged anode, separating the DNA on the basis of their size and weight. ठीक है, and this is how the DNA is separated. Now to visualize that DNA जो कि separate कर दिया है, ethidium bromide stain as well as the UV light exposure is required so that the dark orange color bands of the DNA are seen. ठीक है, तो हमें ये पूरा UV जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को इसमें एक्सप्लेन करना है. 6th क्वेश्चन है बेटा आपके पास में, फिर से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर है. ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो, मार्क दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. यहां पे अगर आपको दे दिया कि बताओ पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, तो कैसे बताओगे? तो भाई ये जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, क्योंकि डीएनए यहाँ पे लोड कर रहे हैं हम, तो ये हमारा कैथोड हो जाना चाहिए. और भाई डीएनए जो है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है, तो ये आपका एनोड हो जाना चाहिए. नेक्स्ट है, व्हाट इज द चार्ज कैरिड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल. तो डीएनए जो होता है ना बेटा वो नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए हम डीएनए को नेगेटिवली चार्ज से पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ रन करवा रहे होते हैं. हाउ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर फाइनली आइसोलेटेड. द डीएनए फ्रेगमेंट्स व्हिच आर सेपरेटेड will be visualized with the help of ethidium bromide stain under UV light exposure and the dark orange bands can be seen. Then the portion from the gel will be cut. जहां पर हमें हमारा required gene sequence दिख रहा है, the portion on the gel will be cut which contains the DNA and the DNA will be separated from the gel by elution technique. कौन सी टेक्निक की हेल्प से? इल्यूशन टेक्निक की हेल्प से हम लोग डीएनए से डीएनए को जेल से बाहर निकालेंगे. तो ये 6 क्वेश्चन हो गया और कितनी बार आ चुका है देखो. अब 7th क्वेश्चन देखते हैं. 7th क्वेश्चन में हमारे पास क्या देके रखा है, एक डायग्राम दे दिया इन्होंने पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का. इस डायग्राम में क्या दिखा रहे हैं बेटा, इस डायग्राम में दिखा रहे हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है और पूछ रहे हैं हमसे नेम द प्रोसेस ए. ए क्या होता है, ए कहां लिखा है इन्होंने, कहीं लिखा नहीं है. तो ये क्वेश्चन में हो गया थोड़ा घपला. मान लेते हैं कि ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता. तो ए क्या है, ए हो जाएगा डीनेचुरेशन, बी क्या है, बी हो जाएगा एनीलिंग और सी क्या है, सी हो जाएगा पॉलीमराइजेशन. ऐसे बहुत ही खतरनाक एक्सप्लेनेशन है बिकॉज यहाँ पर ए बी सी देख के नहीं रखा है. 7th वाला क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे गलती से डायग्राम जो आया है ये ए बी सी कैरी नहीं कर रहा. पर आपको समझना है कि पीसीआर के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. 8th वाले पे आ जाओ. 8th क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब करना है कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ क्लोनिंग वेक्टर मस्ट पजेस. क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए क्लोनिंग वेक्टर के पास? पहली बात तो उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए. दूसरी बात उसके पास में सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए. तीसरी बात उसके पास में क्लोनिंग साइट होना चाहिए. ठीक है ना. और इसके अलावा क्या होना चाहिए, उसका साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए. मतलब कि हमारा जो वेक्टर है बेटा वो छोटा साइज का होना चाहिए कि वो आसानी से जीन को कैरी भी कर ले और टूटे नहीं ड्यूरिंग द प्रोसेस. ठीक है, तो ये सारी बातें होती है. देन आता है व्हाई डीएनए कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन हाउ इज द बैक्टीरियल सेल मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सेकंड पार्ट में क्वेश्चन है. ये भी क्वेश्चन इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है. तो हम बोलेंगे कि क्योंकि मैंने एक मान लो टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया ले लिया और मैंने यहाँ कहा यहाँ पर मेरे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड प्रेजेंट है और ये मेरे पास क्रोमोसोमल डीएनए है. ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना देती हूँ डायग्राम को. रुको, ये देखो ये बैक्टीरिया हो गया मान लो. ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये डीएनए है ये बैक्टीरिया ले ले अपने अंदर. तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले तो मुझे इसमें कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करना पड़ेगा. तो डाइवेलेंट कैल्शियम आयंस के कारण से ये जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा बेटा और समवेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नजदीक आ जाएगा. ठीक है, अब सीन क्या होगा, अब मैं इसको रखने वाली हूं ठंडे टेम्परेचर पे, यानी कि मैंने इसे आइस के ऊपर अभी रखा हुआ है. नेक्स्ट व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी जस्ट गिविंग अ थर्मोशॉक या हीट शॉक टू इट. थर्मोशॉक या फिर हीट शॉक हम इसे देंगे. और हीट शॉक कितने टेम्परेचर पे देते हैं बेटा, 42 डिग्री सेल्सियस पे देते हैं. तो क्या हो जाता है कि ये जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसमें जो हमारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसमें पोर्स क्रिएट हो जाता है और इन पोर्स के अंदर बेटा ये आपका प्लाज्मिड आ जाता है. ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, हम इसे दोबारा से फिर देने वाले हैं कोल्ड शॉक. और कोल्ड शॉक जैसे ही हम देंगे बेटा इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वापस से सील हो जाएगी बैक्टीरिया की और ये प्लाज्मिड इसके अंदर आ जाएगा रिकॉम्बिनेंट एंड ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट. ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेंट होस्ट बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बन जाता बेटा.
ठीक है। अदरवाइज बताओ मुझे एक बात, नेगेटिवली चार्ज डीएनए को क्यों लेगा बैक्टीरिया अपने अंदर, है ना? बैक्टीरिया क्यों उसको अपने अंदर लेगा? नेगेटिवली चार्ज डीएनए तो रिपेल करेगा, है ना? और डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है, वाटर लविंग होता है। हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होता है बेटा डीएनए, वाटर लविंग होता है। तो हाइड्रोफिलिक चीज जो है, बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है? लिपोफिलिक है। इसके अंदर एंटर अपने आप तो नहीं करेगी, तो हमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा, इसे कोल्ड शॉक में रखना पड़ेगा, फिर इसे एकदम से हीट शॉक देना पड़ेगा ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स हो जाए और फिर ये डीएनए अंदर चला जाए, एंड उसके बाद फिर से कोल्ड शॉक देना पड़ेगा। ये होता है दैट वी आर मेकिंग दिस डीएनए अ कॉम्पिटेंट डीएनए सो दैट इट कैन टेक अप द, वी आर मेकिंग दिस बैक्टीरिया अ कॉम्पिटेंट होस्ट सो दैट इट कैन टेक अप द डीएनए। ठीक है, 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। एक्सप्लेन हाउ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कलर प्रोडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, नेम द प्रोसीजर। क्या बोलते हैं बेटा प्रोसीजर को? प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, इसमें हम करते क्या है? व्हेन जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड इन लैक जेड रीजन, लैक जेड एरिया ऑफ प्लाज्मिड PUC18, प्लाज्मिड का नाम PUC18 होता है बेटा, PBr322 नहीं होता है, PUC18 होता है। देन इट स्टॉप्स एनकोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए एनकोड करना ही बंद कर देते हैं। ठीक है, अभी एंजाइम नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ हमें क्या बताना है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अगर होता तो एक्सगैल नाम के क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में ये बनवा देता बेटा ब्लू कलर। ठीक है, लेकिन अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता ही नहीं तो ब्लू कलर नहीं बनता। हेंस हम क्या बोल सकते हैं? दैट ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो गया होगा तो ट्रांसफॉर्मेंट जो होते हैं बेटा, ये व्हाइट कलर की कॉलोनी देंगे हमें, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो है ये हमें ब्लू कलर की कॉलोनी देंगे, बिकॉज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में लैक जेड जीन इंटैक्ट होगा, उसे कोई नुकसान ही नहीं हुआ। हालांकि ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया में जो लैक जेड जीन वाला हिस्सा है वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है, एंड इसलिए अब वो लैक जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एनकोड नहीं करेगा, तो व्हाइट कलर की कॉलोनीज आएंगी। डिस्क्राइब द टेम्परेचर ट्रीटमेंट दैट एनहांसेस द बैक्टीरिया टू टेक अप द डीएनए। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया अभी यहाँ पर, ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं थर्मोपोरेशन। थर्मोपोरेशन कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने का एक तरीका होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द पैलिंड्रोमिक, ये 10th क्वेश्चन है शायद से, सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ अ सूटेबल एग्जांपल। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है हमें इसको एक्सप्लेन करना है, तो हम यहां पर लिखेंगे व्हेन द वर्ड इज रेड, सेम either started from starting or end, then it is called palindrome। ठीक है, it is called palindrome। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा यहां पे? जैसे मैंने कह दिया, एग्जाम्पल हो जाएगा मैडम, मलयालम एटसेट्रा। ठीक है, नाउ इन जेनेटिक्स जब हम बात करते हैं या इन बायोटेक्नोलॉजी जब हम बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे देना GAATTC 3-5 GAATTC इज पैलिंड्रोम। ठीक है, सो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि आगे या पीछे से सेम रीड हो रहा है, ऐसे डीएनए सीक्वेंस को हम लोग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो दिस इज ऑल बेटा, ये हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के। अब आप बोलेंगे मैम इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है क्या? इसमें से पढ़ना है एक टॉपिक और आपको, और वो है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड वाला पोर्शन भी रिवाइज कर लो अच्छे से, टीआई प्लाज्मिड पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, प्लांट के अंदर जब हमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना होता है तो टीआई प्लाज्मिड की हेल्प लेते हैं। एनिमल में कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना होता है तो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस, या तो फिर हम एक और टेक्निक की हेल्प ले सकते हैं जो है माइक्रो इंजेक्शन, और प्लांट में भी हम टेक्निक ले सकते हैं बायोलिस्टिक। ये छोटी सी और बात है जो आप रिवाइज कर लो, बाकी आपका इस चैप्टर में टॉप 10 क्वेश्चंस में सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन का रिवीजन मैंने करवा दिया।
अब हम लोग मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वाले पोर्शन में, जिसके अंदर टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टे ट्यून्ड, वेट करते रहिए। आपके सारे के सारे लेक्चर्स जो हैं आज रात के पहले मैं अपलोड कर दूंगी एनी हाउ, ताकि आप रात में आधे घंटे जा करके ये पोर्शन का रिवीजन कर लें, 1.5x पे देख लें, और फिर कल आपका पेपर जो है धांसू जाना चाहिए। ठीक है, और जिन बच्चों ने लेक्चर देख लिया है पर देखने का टाइम नहीं मिल रहा है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस टॉप 10 वाले जो हैं वो देख लेना। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे।